नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपनी परीक्षा की तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटे होंगे। बेटा, आपको पता है कि जो भाषा, लैंग्वेज, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, दोनों का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो एक जैसा ही होता है। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में आपको हिंदी के लिए तैयार करने के लिए एक जो आपका परीक्षा पेपर, जो आपका प्रश्न, जिसको आप प्रश्न पेपर कह सकते हो, वो 2017 का अपने यहाँ समर जोन का पेपर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब बच्चे जानते ही हैं कि आपको जो पहला जो प्रश्न है आपके बोर्ड के परीक्षा का हिंदी में, 10वीं की हिंदी में 12 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो आपको मतलब कि गहराई से हर एक कविता या जो हर एक कहानी होगी उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उनके उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले 2017 के प्रश्न पेपर के पहले जो 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहारी की रचना का नाम लिखिए। कबीर दास ने किस गुरु से निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली? ककई का अनुताप के रचयिता का नाम? कमायनी किस कवि की रचना है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? निराला जी की पुत्री का क्या नाम था? मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक मिला? प्रेमचंद जी का बचपन का क्या नाम था? निर्मला उपन्यास किसने लिखा है? गुरदयाल जी की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? निराला जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। हिंदी की शोध किस भाषा को कहा गया है? तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, मैंने हिंदी की वीडियो भी एक बच्चों के लिए शेयर की थी, उसमें मैंने आपको कबीर दास जी की जीवनी के बारे में बताया था। अगर आपने वो सुनी है तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर तो आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कबीर दास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ, और कबीर दास ने किस गुरु से निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। ठीक है बेटा, तो आपको ये प्रश्न करने के लिए आपको जो कवि परिचय नहीं आता है, आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ता है कवि परिचय, सिर्फ इन प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न होता है हिंदी में, वो आपका गद्यांश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश यानी कविता। आपके किसी गद्यांश हम बोलते हैं स्टोरी को, कहानी को, प्रोज को। पद्यांश हम बोलते हैं कविता को, पोइट्री को। आपको जैसे हम इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ना, फ्रॉम पोइट्री, तो इसमें आता है किसी पद्यांश की व्याख्या कीजिए। एक कविता का आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसकी व्याख्या करनी होती है, यानी कि आपको उसका प्रसंग पूरा उसका लिखना पड़ता है कि ये कौन सी कविता में से लिया गया है, किस कवि ने लिखा है। क्योंकि जब तक आप कविता का नाम, कवि का नाम नहीं लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 नंबर तो सिर्फ कविता का नाम और कवि का नाम लिखने के मिलते हैं। उसके पश्चात आपको एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आती है, यानी गद्यांश, प्रोज, कहानी, पद्यांश, पोइट्री, कविता। तो एक कहानी में से आपको ये आता है गद्यांश। कभी कभी क्या होता है कि जो कहीं से भी आ सकता है, कभी आपकी कहानियों में से ही आ जाता है और आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ती है वो पढ़ के। ठीक है, उसके बाद आपको सार यानी समरी, एक कविता की समरी होती है आपके सिलेबस में। जैसे इस पेपर में नारी श्रृंगार का पूछा गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन दोनों में से आपको एक कविता का सार करना है, यानी कि आपके सिलेबस में कविता का सार भी है और पाठ का सार भी है आपके सिलेबस में। इस पेपर में आपसे हरिहर काका सपनों के से दिन में से एक का सार पूछा गया है। उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो आपको 3-3 नंबरों के आते हैं। जैसे इस पेपर में आपसे पूछे गए हैं, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं? पीटी साहब की शाबाश फौज के तमंगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन चारों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको आता है पत्र। 2 पत्र दिए जाते हैं, आपको एक करना होता है। जैसे इसमें आपको पत्र आया है, चिकित्सा अवकाश के लिए प्रार्थना की गई हो।
आपको प्रधानाचार्य यानी आपको आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को पत्र लिखना है। चिकित्सा अवकाश यानी आपको अपना इलाज कराना है, आपको कोई बीमारी है, आपको उसका इलाज कराना है, उसके लिए आपने अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा है। उसके बाद आपको आता है 12 नंबर का एक विषय जिसपे आपको निबंध लिखना होता है। बेटा आपके 10वीं कक्षा के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनमें नारी शिक्षा, सदाचार का महत्व, प्रिय नेता, विद्यार्थी और अनुशासन, समाचार पत्रों का महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको एक जो आपके भक्ति काल, आधुनिक काल और काव्य काल के बीच में से चॉइस होती है, एक प्रश्न आता है आपको 4 नंबर का, वो चाहे किसी काल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस पेपर में पूछा गया है भक्ति काल की विशेषताएं बताएं। भक्ति काल की विशेषताएं बताएं, वो भी आपको इस प्रश्न को करने के लिए वो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि ये जो भक्ति काल कब से लेकर कब तक था, इस भक्ति काल में कौन कौन से कवि या कौन कौन से गुरु या कौन कौन से लेखक हुए, वो पूरी उनकी विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हिंदी के कथा साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 4 नंबर। उपन्यास अथवा नाटक का विकास पर नोट लिखिए, 3 नंबर। ठीक है। उसके पश्चात आपको फिर से एक गद्यांश यानी एक पैराग्राफ आता है जिसको पढ़कर आपको सोच समझकर उत्तर देना पड़ता है। आपको मैंने पहले से बोला जो हिंदी भाषा का एक बहुत ही प्रमुख उपयोग क्या है कि आप आसानी से, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, आप आसानी से उसके उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये गद्यांश दिया गया है और आपको इसका नीचे शीर्षक देना है और उसका सार लिखना है और उसके बाद उसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। और उसके पश्चात 13वां प्रश्न अलंकार, आपको अलंकार छांटने पड़ते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, अथवा विपरीत विनय विज्ञानाबाद यथार्थ वेद पुराना। आपको इन दोनों में अलंकार बताने हैं। अगर आपने अलंकार की अब स्टडी नहीं करी है तो आपके लिए मैं एक अलग से अलंकार का वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अलंकार जो है, कौन सा अलंकार किस तरह और कहाँ पे उपयोग होता है। उसके पश्चात है छंद, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लेपटे रहते भुजंग, अथवा राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटही ना जीवन करे कलेसा। इन दोनों में से आपने बताना है कि कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है कि ये दोहा है, सोठा है, सवैया है या कविता है, क्या है। तो ये जो रहीम उत्तम प्रकृति, आपको यहाँ पे रहीम का नाम मिल गया तो ऑब्वियस है कि ये दोहा है। आपने इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में देना है, दोहा। तो भी आप 2 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। उसके पश्चात है आपको निम्नलिखित वाक्य में से पदबंध छांट कर लिखिए। एक वाक्य दिया जाता है, उसको आपको पदबंध छांटने होते हैं। पदबंध वर्ड जब आप सुनते हो आपको लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, जैसे परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपने सुना है इनके नाम। पदबंध का मतलब होता है, संज्ञा तो एक अकेला शब्द संज्ञा कहलाएगा, लेकिन जब उसके साथ 1-2 शब्द और जुड़ जाते हैं वो पदबंध बन जाता है। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र तो खाली संज्ञा है, अगर आप इनको पूरा अंडरलाइन करोगे ये पदबंध बन जाएगा। परिश्रम क्या है, एक क्वालिटी है, क्वालिटी है ना, मेहनत करना एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी जब किसी चीज की हम विशेषता बोलेंगे तो वो क्या आएगा, विशेषण। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा पदबंध आएगा, संज्ञा पदबंध भी आप लिख सकते हो, विशेषण पदबंध भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके पश्चात संधि विच्छेद, आपको शब्द दिए जाते हैं, आपको उनको तोड़कर 2 शब्द बनाने होते, एक शब्द के 2 बनाने होते। जैसे सदैव, यद्यपि, स्वागत, महेश। तो यहां पे सदैव को सत जमा एव, स्वागत सु जमा आगत, आपको कोई 2 शब्दों की संधि करनी होती है। उसके पश्चात समास 2 नंबर के। उसके पश्चात सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में लिखिए। सरल मीन्स सिंपल सेंटेंस, मिश्र यानी कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको लिखना होता है, 2 नंबर। उसके पश्चात भाववाचक संज्ञा बनाइए, 2 नंबर। मित्र, ऊंचा, एक, गर्म।
मित्र का अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, क्या बनाएंगे आप? मित्रता। ऊंचा, ऊंचाई, गर्म, गर्माहट, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। उसके पश्चात पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? एक शब्द जैसे होता है आकाश, आप जैसे हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा, सिनोनिम्स, एक शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, वो उनको हम हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। तो यहां पे पूछे गए हैं आकाश, हाथी, रात, जल। विलोम शब्द, एंटोनिम्स, उल्टे, आशा, निराशा, कृतज्ञ, कृतघ्न, पाप, पुण्य, अवनति, उन्नति। तो बेटा ये जो ग्रामर पोर्शन है ना, ये दो नंबर के आप मजे से करके, बहुत इजी होता है, बहुत आसान, बहुत सरल होता है। अगर आप इसे पूरा ठीक करेंगे, कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता। उसके पश्चात आते हैं आपके मुहावरे 2 नंबर के, यानी कि आपको उनका अर्थ लिखना पड़ता है। जैसे 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, अंग अंग ढीला होना। 9 2 11 हो गया गायब होना, अंग अंग ढीला होना बहुत थक जाना, और ईद का चांद होना बहुत देर बाद दिखाई देना। उसके पश्चात सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए, अथवा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसे भेद उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपका एक सेट पढ़ा है 2017 समर जोन का हिंदी का प्रश्न पेपर है ये। तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा हिंदी का ये बहुत लेट हो गया है, मैम अगर आप पहले से वीडियोस शुरू करते तो बहुत अच्छा होता, तो आपके साथ मैं आपके प्रश्न पेपर ही शेयर करूंगी और ग्रामर पोर्शन शेयर करूंगी। क्योंकि जो आप मेरे से बार बार ये पूछते हो कि मैम विंटर जोन का सिलेबस क्या है, समर सिलेबस सबका एक जैसा होता है। आपको 60% अगर समर में है, 60 ही विंटर में ही करना होगा। सिलेबस किसी का अलग नहीं होता। जेके बोस में सिलेबस दोनों जोन्स का सेम है। करना आपको 60% ही अटेम्प्ट करना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी आपका 10वीं कक्षा के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 60% अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और खूब सारा प्यार देते रहिए और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का।